आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोरोना और लॉकडाउन के बीच देश आर्थिक मोर्चे पर तो संकट झेल रहा है और ऐसे वक्त में कूटनीतिक मोर्चे पर भी देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन और नेपाल इस नई चुनौती के सूत्रधार बनकर सामने आए हैं। इस महीने चीन से सीमा पर 3 बार झड़प हो चुकी है। लद्दाख और सिक्किम में दोनों देशों में टकराहट हुई है। इसी बीच नेपाल ने अपना जो नया नक्शा जारी किया है उसमें कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को अपने देश का हिस्सा दिखाया है, जबकि ये हिस्से भारत के क्षेत्र हैं। हालांकि भारत ने इसे लेकर नेपाल से कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन नेपाल के रुख में अब तक कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के शह पर नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान से भारत का विवाद जगजाहिर। भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे देशों से भी विवाद के कुछ न कुछ मुद्दे हमेशा रहते हैं। सवाल यही है कि एक वक्त जिस हिंदुस्तान की भारतीय महाद्वीप में तूती बोलती थी, उसे आज नेपाल जैसा छोटा देश भी क्यों अकड़ दिखा रहा है? हमारी कूटनीति और विदेश नीति में कहां चूक हो रही है? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वासिन जी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ। बहुत स्वागत है वासिन जी जुड़ने के लिए। विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। बहुत स्वागत है विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट। कभी भारत के नेचुरल साथी रहे नेपाल के तेवरों में भारत के लिए ऐसी तलखी पहले तो कभी ना दिखी। सीमा विवाद पर ऐसे तल्ख टिप्पणी और फिर कोरोना संक्रमण को लेकर बेसिर पैर का बयान। भारत सरकार की तारीफों के पुल बांधने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कुछ ऐसा कह दिया कि भारत भी आग बबूला हो गया। ओली ने ऐलान कर दिया कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल का हिस्सा है और उन्हें हर हाल में वापस लाकर रहेंगे। तो कई सवाल खड़े हो गए। माना जा रहा है कि भारत इस मामले में सख्ती बरतने का मन बना चुका है। आप सोचिए कि आखिर भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को विदेश नीतियों के मुद्दे पर क्यों बोलना चाहिए? सेना अध्यक्ष का बोलना क्या ये इशारा नहीं कर रहा कि भारत भी अप्रोक्ष रूप से नेपाल को धमकी दे रहा है? हालांकि कुछ मामले में सबसे बड़ा सवाल भारत की नाकाम कूटनीतियों से जुड़ा हुआ है, जो आपने आसपास के तमाम छोटे पड़ोसी देशों का भरोसा जीतने में नाकामयाब साबित हो रही है। वैसे सवाल तो कम विदेश नीतियों पर भी नहीं है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता में पहले से मजबूत रिश्ते वाले देश कहीं नजर नहीं आते हैं। चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाते हुए भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है और एक बड़ी आर्थिक शक्ति के नाते वहां इन देशों की आर्थिक प्रगति से सहयोग देकर अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। दिलचस्प यह है कि आसपास के कमोबेश सारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध हिचकोले खाते ही नजर आ रहे हैं। साल 2018 में शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी मुल्कों श्रीलंका, मालदीव, नेपाल में चीन की बढ़ती पैठ पर चिंता जताई थी। यानी मौजूदा हालात केंद्र सरकार के नेबरहुड पर्सनल पॉलिसी यानी आसपास के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव के साथ साथ चीन के साथ भारत के रिश्तों में लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर देश की सामरिक, आर्थिक ताकत और भौगोलिक सीमा पर साफ देखा जा सकता है। आखिर क्यों ड्रैगन यानी चीन भारतीय उपमहाद्वीपों में अपना दबदबा बनाने के लिए भारत को निशाना बना रहा है? तो इसके पीछे की बड़ी वजह सीमा विवाद है। हाल ही में नाकुला पास पर भारतीय और चीन के बीच हुई तनातनी ने खूब सुर्खियां बटोरी।
सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार सामरिक दिशा निर्देश भी तय हुए। लेकिन एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर चीन की अड़ंगेबाजी और BRI परियोजना जैसे मुद्दों पर चीन के लगातार भारत विरोधी तेवर बने हुए हैं। उधर मालदीव में भी चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते भारत के साथ रिश्तों के दरार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये है कि पिछले साल ही मालदीव ने भारत की तरफ से दिए गए 2 नेवी हेलीकॉप्टर्स को वापस लौटा दिया। वहीं जून 2018 में हालात तब और खराब हुए जब मालदीव ने सत्ताधारी पार्टी के सांसद अहमद निहान को चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल असर भारत श्रीलंका के संबंधों का भी है। श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने एक वक्त चीन से अरबों डॉलर का उधार भी लिया और कोलंबो बंदरगाह के दरवाजे चीन के युद्धपोतों के लिए खोल दिए गए थे। आज भी श्रीलंका चीन के भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। यानी कुल मिलाकर जिस भारतीय महाद्वीप पर कभी भारत की तूती बोलती थी, वहां अब सब कुछ बदल गया है। सरकार को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी, लेकिन ये बड़ा सच है कि वो पॉलिसी वक्त की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। लिहाजा ये वक्त है सरकार के लिए भी एक समीक्षा का है कि वो फिर से भारतीय उपमहाद्वीपों में अच्छे संबंधों की वो गर्माहट महसूस की जा सके जो एक वक्त सभी पड़ोसियों का चहेता देश बनाई थी। वासिंद्र मिश्र, जनतंत्र टीवी। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं विजय शंकर पांडे जी का। विजय शंकर पांडे जी, क्या वजह लगती है जो यहाँ पर नेपाल जो था वो भारत का मित्र देश था, सब कुछ अच्छा था, अचानक इतनी दूरियां बढ़ती जा रही है, क्या वजह मान रहे हैं आप इसकी? देखिए दीपाली जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और बड़ा आश्चर्यजनक है कि नेपाल जैसा देश जो हमेशा से भारत के साथ जिसके अगाध संबंध रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा देश जहां की लोकतंत्र की बहाली में इस भारत देश का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए वहां के लोगों की एक प्रकार से बहुत वो है अच्छी भावनाएं रहती हैं। वहां पर अधिकांश चीज़ें भारत से आती हैं, 80% उनका इंपोर्ट देश से है। इन सब स्थितियों में नेपाल जैसे देश के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना एक संकेत देता है कि कहीं न कहीं चीजें ठीक नहीं है। देखिए, मैं ये आपको स्पष्ट ही है कि ये सारा जो मामला शुरू हुआ वो एक सड़क के निर्माण जिसका कि उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री ने किया था 8 या 9 मई को, और उसके बाद ही नेपाल ने इस पर एक आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने एक बयान दे दिया कि यह जो हो रहा है वो किसी दूसरे देश के कहने पे हो रहा है। इस प्रकार के जो बयान हैं वो अब स्थिति को बनाते नहीं, बिगाड़ते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बहुत से देश जहाँ पर सीमाएं, जो देशों की सीमाएं बहुत निर्धारित नहीं होती, तो छोटे मोटे निर्माण कार्य, सड़क बनाने का कार्य करते रहते, लेकिन उसको बहुत वो पब्लिसिटी नहीं देते, उसको बहुत ये दिखाते नहीं कि हमने तुम्हारे क्षेत्र में सड़क बना ली, ये बना ली। तो होता है कि भाई ठीक है, आवश्यकता थी, आपने बना लिया, और लेकिन आप शांति से बैठिए। लेकिन जब आप किसी चीज को प्रचारित करते हैं तो वो फिर दूसरे देश के ध्यान में आता है। दूसरे देश की भी तो अपनी मजबूरियां हैं, उसकी भी सॉवरेंटी और ये सब प्रश्न उठते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है संबंध को बनाने में दिक्कत पैदा करती है। दूसरी जो बात मुझे समझ में आती है वो ये कि मैं स्पष्ट कहूंगा कि आर्मी चीफ के द्वारा इस प्रकार का बयान कि ये दूसरे के इशारे पर हो रहा है, ये कहीं से उचित नहीं प्रतीत होता। देखिए, ये सब काम नेताओं का है और आर्मी चीफ को कम से कम मेरे विचार से इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी ये सब चीजें स्थितियों को बढ़ाते हैं। और तीसरा बिंदु ये है कि हमारे देश, जो कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और हमेशा से अगल बगल के पड़ोसी देश इसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ने पे काम आता रहा है। ऐसे समय, ऐसे बैकग्राउंड में आज इस प्रकार के जो विवाद पैदा हो रहे हैं
वो कहीं न कहीं हमारी कूटनीतिक दृष्टि से हमारी कमी प्रदर्शित करते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ मधुर और सामान्य संबंध बना पाने में संभव नहीं हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल। बासिन जी, क्या लगता है फिर इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं चूक है, विदेश नीति की समीक्षा होनी बेहद ज़रूरी है जिसकी वजह से पड़ोसी मुल्क हमसे दूर हो रहे हैं? दीपाली, अभी पांडे जी ने जहाँ से अपनी बात ख़त्म की है, हम वहीं से उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि भारत के जो सेना प्रमुख हैं, जिसकी शुरुआत की जनरल बीके सिंह ने की थी जब वो आर्मी में थे, और उसके बाद फिर ये बिपिन रावत और अब जो मौजूदा सेना प्रमुख हैं, तो एक जो भारत का कल्चर रहा है, भारत एक अलग तरीके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और यहाँ पर सेना का रोल बहुत सीमित है। सेना को के लिए उनका रोल डिफाइन है, उनकी ड्यूटीज़ डिफाइंड हैं और डिप्लोमेसी के मामले में, पॉलिटिकल इशूज में सेना को हमेशा से दूर रखा जाता रहा है भारत की राजनीति में और भारत की शासन व्यवस्था में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि इंटरनल इशूज हों या एक्सटर्नल इशूज हों, जहाँ की डायरेक्ट सेना का कोई रोल नहीं है, वहाँ भी सेना को आगे करके और कभी बयानबाजी कराई जाती है, कभी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है और डिप्लोमेसी की एक अलग लैंग्वेज होती है जिसकी तरफ कि पांडे जी इशारा कर रहे थे कि इस तरह के छोटी मोटे काम बॉर्डर पर, बॉर्डर माने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ की इंटरनेशनल सीमा लगी रहती है वहाँ होते रहते हैं, लेकिन उसको लेके कभी इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है, ना उसकी ब्रांडिंग की जाती है, ना उसकी पब्लिसिटी की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है एक नया जो वर्क कल्चर और एक नए तरीके की गवर्नेंस कि करना तो कम है लेकिन लिप सर्विस ज़्यादा करनी है, या अगर हम उसको हिंदी में कहें तो माने जुमलेबाजी ज़्यादा है, काम कम है। और डिप्लोमेसी के मामले में, कूटनीति के मामले में पांडे जी और बढ़िया तरीके से बताएंगे अभी जब हम लोग उनके पास दोबारा जाएंगे कि हमेशा अंडर स्टेटमेंट दिया जाता है। डिप्लोमेसी की लैंग्वेज अलग होती है, उसके वर्ड्स अलग होते हैं। जितना हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमेसी के बारे में और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, लेकिन हमारे वहाँ जो लोग इंटरनेशनल इशूज पर बोल रहे हैं उनका कोर एरिया दूसरा है और बोल रहे हैं डिप्लोमेसी के बारे में, और जिसका कोर एरिया डिप्लोमेसी है वो चुप है, वो पता चला कोरोना के बारे में बोलने लगेगा। माने जयशंकर जी विदेश मामलों के मंत्री हैं, जयशंकर जी फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, जयशंकर जी का ये कोर एरिया है, तो लेकिन जयशंकर जी चुप हैं। बोल कौन रहा है? आर्मी जनरल बोल रहे हैं, जिनका कोर एरिया डिप्लोमेसी नहीं है। उनको ट्रेनिंग डिप्लोमेसी की नहीं दी जाती है, उनको तो एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि दुश्मन पर हमला करना है और अपनी टेरिटरी को बचाए रखना है। और वो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज कहाँ जानते हैं? वो तो हर चीज़ में एक ही भाषा बोलेंगे। तो जहाँ गन की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बुलेट की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इस तरह की बात करके एक बनता हुआ काम बिगाड़ने का काम हो रहा है। और दूसरा, हर चीज़ आप इंटरनल इशूज को या एक्सटर्नल इशूज को डाइवर्ट करने के लिए हर चीज़ को अगर आप इस तरह से आर्मी और उसको इन्वॉल्व करके करने की कोशिश करेंगे तो स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया अब वो वाली दुनिया नहीं है जिसमें माइट इज राइट चलती थी। एक कानून है, रूल ऑफ लॉ है, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चेक एंड बैलेंस की पॉलिटिक्स है। आपके नेबर जितने हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे सुपर पावर से जुड़े हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि बिग ब्रदर की भूमिका में आप आर्म ट्विस्टिंग करते रहेंगे और सब लोग आपके सामने सिर झुका के आपको जी हजूर करते रहेंगे, तो वो दौर निकल गया है। तो फ्यूडल माइंडसेट से निकलना पड़ेगा और अपनी वाणी और अपने भाषा पर संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के और मुश्किल पैदा होगी। बिल्कुल, इसका मतलब तो विजय शंकर पांडे जी यहाँ पर फिर तो ऐसे तो विश्वास खो देगा पड़ोसी मुल्क से, यहाँ पर भारत ऐसे करेगा तो। देखिए दीपिका जी, बड़े देश के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। आप 136 करोड़ की आबादी के देश हैं, आप न्यूक्लियर पावर हैं, आपका विश्व में इकोनॉमी में आप 6वें नंबर पर आते हैं,
आप सब कुछ बनाते हैं, आपका विश्व भर में एक एक अपना एक स्थिति है, तो इस दृष्टि से आपको वो सब बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। आपको छोटे देशों में कमियां होती हैं, उनके उनके स्तर से अगर कभी कुछ छोटे मोटे विवाद पैदा हो जाएं, तो एक अपनी स्थिति को देखते हुए कि आप कितनी मजबूत हालत में हैं, उसके अनुसार आपका रिएक्शन होना चाहिए। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक कि नेपाल की स्थिति में, जबकि बहुत छोटा सा देश है और पूरी तरह से हमारे देश के उत्पादों पर निर्भर देश है, लैंड लॉक्ड देश है, उसके समुद्री कहीं से उसकी सीमा नहीं लगती, उस देश के द्वारा इस प्रकार का जो बयान करना या इस प्रकार की स्थिति पैदा करना, नया नक्शा बना देना एकदम 2-4 दिन के अंदर, और उसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपनी दिखा देना, ये बड़ी अप्रत्याशित से चीजें हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको इस पर तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। और देखिए, नेपाल में बहुत वर्षों का हमारा संबंध है, तो चीज़ों को तुरंत संभाला जा सकता है। चीन की स्थिति अलग है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसके साथ आपके बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं। आप देखते हैं कि हमारा ओपन बॉर्डर अगर किसी एक देश से है तो वो नेपाल से है, ना कोई वीजा लगता है, ना आने जाने पे कोई रोक टोक है, आप जब चाहिए चले जाइए, जब चाहिए चले आइए, कुछ नहीं पूछा जाता। तो ऐसे देशों के बीच में, दो देशों के बीच में, और खासकर जब आप इतने बड़े देश हो, तो इस स्थिति के पैदा होने का ये संकेत है कि कहीं न कहीं जो डिप्लोमेटिक रूप से जो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इसको किसी दूसरे पाले में ढकेल दिया गया। मैंने जैसा पहले कहा, बहुत सी छोटे छोटे काम ये सब होते रहते हैं, लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि कई देश, जैसे चीन के साथ आपकी इतनी लंबी सीमा है, बहुत कम डिमार्केटेड है, और तमाम तरह के विवाद सीमा पर बने हुए हैं। आप जो पाकिस्तान का तो खैर कहने की बात ही नहीं, उसके साथ तो पुरानी जो उसने दुश्मनी का रवैया अपना रखा है, लेकिन आप बॉर्डर देखिए तो सब पोरस बॉर्डर है, ये खुले हुए बॉर्डर है। तो इसमें छोटी मोटी जो विवाद है वो आते रहते हैं, उसको सुलझाने के सारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं। चीन के साथ, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में खुद ही कहा गया कि चीन के साथ प्रधानमंत्री जी के स्तर पर चर्चा हुई, वार्ता हुई है वहाँ के राष्ट्रपति से, और चीज़ों को निर्धारित कर लिया गया, लेकिन बार बार वो बातें उठ के खड़ी हो जाती हैं। तो इसको सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो हमारा जो डिप्लोमेटिक जो कार्य है, जिसका कि मुख्य कार्य यही है, विदेश मंत्रालय का कार्य है, विदेश मंत्री का कार्य है, उनको ये देखना होगा कि आखिर ये सब बात क्यों खड़ी होती है। देखिए, ये लोग बड़े जैसे जानकार लोग हैं और इनका पूरा जीवन इनमें बीता है, और आजकल जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं जयशंकर जी, वही हमारे देश के समय विदेश विभाग के मंत्री भी हैं। तो उनके रहते हुए और उनके तरह का अंडरस्टैंडिंग होने वाले व्यक्ति के समय में इस प्रकार के विवाद दिन प्रतिदिन आए, ये एक अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए इतना ही कहा जाना चाहिए कि तत्काल ये जो डाइवर्जन होता है आर्मी की तरफ से या किसी अन्य की तरफ से, इसको छोड़कर डिप्लोमेटिकली इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। जैसा कि वाशिंग जी ने कहा, बहुत सही उन्होंने इस बात को कहा कि हमारा लोकतांत्रिक देश में सबके रोल बड़े निर्धारित हैं, और कम से कम आर्मी को इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और उसको इस तरह के बयान देने से बचना ही नहीं चाहिए, उसकी मनाही होनी चाहिए कि आप इस तरह के बयान नहीं देंगे। जैसे ये कह देना कि किसी दूसरे देश पे काम कर, आप ये कैसे कह सकते हैं इस बात को? देखिए, नेपाल में आपने अभी समाचार पत्रों में 1-2 हफ्ते पहले आपने पढ़ा होगा कि वहां पर राजनीतिक विवाद भी पार्टियों में चल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है। तो आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में हमेशा जब इंटरनली कोई बात होती है, दिक्कत होती है, तो तुरंत उसको देश के ऊपर समस्या और वो बना दिया जाता है, जिससे कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और अपना अंदर की पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए। यही आप हमारे देश में होता था, हर समय CIA के पर दोष दिया जाता था, विदेशी ताकतों पे दोष दिया जाता था, पाकिस्तान पे दोष दिया जाता था। तो ये सब चीजें जो हैं बड़ी सामान्य हैं, इसलिए बोलने से पहले इन चीज़ों को समझना होगा कि आखिर हम किसको किस समय किससे क्या बात कहें। इस दृष्टि से वाशिंग मिश्रा जी ने बहुत सही कहा है कि हमारे लोकतांत्रिक देश को में जो व्यवस्थाएं बनी हुई उसको हमको लांघना नहीं चाहिए, और डिप्लोमेटिक चैनल से इनको बातचीत करके इनका समाधान निकालना चाहिए। जी, अगर ये समाधान नहीं निकला और ये चीज़ें, ये तनाव और बढ़ता गया, तो क्या आगे की तस्वीर हो सकती है फिर? नहीं, मुझे लगता है समाधान निकल जाएगा। जैसा कि अभी पांडे जी बोल रहे थे कि हर देश की अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं,
और जब डोमेस्टिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो पार्टी इन पावर जो होती है वो अपने डोमेस्टिक इशूज से ध्यान हटाने के लिए इंटरनेशनल इशूज की तरफ अपनी जनता का ध्यान ले जाती है। तो वो लगभग सभी देश करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो या पाकिस्तान हो। तमाम जो इस तरह के देश हैं वो अपने डोमेस्टिक इशूज पर जब फेल होते हैं तो इंटरनेशनल इशूज की तरफ अपने देश की जनता का ध्यान ले जाते हैं। जैसे कि कोरोना के मामले में अपने ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है सब चीन के वजह से हुआ है और अमेरिका की तबाही के लिए चीन जिम्मेदार है। हम लोग भी बोलते रहते हैं हमेशा पाकिस्तान को हर चीज़ के लिए, तेज़ हवा चली तब भी पाकिस्तान की गलती है। लेकिन यहाँ एक उससे आगे जाके थोड़ा देखना पड़ेगा कि इस समय कोइंसिडेंटली दोनों देशों में जो सरकारें हैं वो आइडियोलॉजिकली इलेक्टेड सरकारें हैं और दोनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सत्ता हासिल की है। नेपाल की जहाँ तक स्थिति है कि नेपाल में हम सब जानते हैं कि एक लंबे समय तक राजशाही थी और राजशाही को ख़त्म करने के लिए वहाँ के इन लोगों ने जो आज पावर में हैं इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। हजारों लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं, तब जाके वहाँ राजशाही खत्म हुई। और इंडिया से थोड़ा अलग तरीके का वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन था। वहाँ हम कह सकते हैं कि माने एक तरह से खूनी संघर्ष रहा है नेपाल के स्वतंत्रता आंदोलन में। अब वे लोग आज सत्ता में हैं। सत्ता में आने के बाद वहाँ भी कमोबेश वही दिखाई दे रहा है जिसकी तरफ कि पांडे जी ने संक्षेप में बात की, शायद डिटेल में वो नहीं जाना चाह रहे थे। जिस तरह से फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो जब तक क्रांति नहीं कामयाब रही तब तक तो सारे रिवोल्यूशनरी सत्ता से लड़ रहे थे। और जब आज क्रांति कामयाब हो गई तो जो रिवोल्यूशनरी थे वो आपस में ही लड़ने लगे सत्ता संघर्ष के लिए। आज धीरे धीरे वही स्थिति नेपाल में बनती दिखाई दे रही है कि जो वामपंथी सोच के लोग या जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करने वाले लोग थे, आइडियोलॉजिकली जो बहुत ही कमिटेड हैं, वे लोग कल तक तो राजशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जब राजशाही खत्म हो गई तो आपस में लड़ रहे हैं। एक पार्टी में दर्जनों पार्टियां बन गई। केपी ओली खुद एक आइडियोलॉजिकली बहुत कमिटेड इंसान है और वो अपनी आइडियोलॉजी को लेके वो सत्ता शायद छोड़ दें, आइडियोलॉजी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत को तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि जहां इस तरह की सरकार है जो कि सत्ता से ज़्यादा आइडियोलॉजी के लिए समर्पित है, उस सरकार से अगर आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातचीत करने लगेंगे तो उसका काउंटर रिएक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा, सरकार जो हमारी भारतीय सरकार है, इसके जो सहयोगी लोग हैं, जो सरकार को बाहर से सहयोग दे रहे हैं, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेता लोग हैं, वो अपने देश की समस्याएं तो उसका सॉल्व कर नहीं पाते हैं। नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बयान देते रहते हैं। तो वो जो उनका बयान है जो बीच बीच में आता रहता है नेपाल के आसपास के ज़िलों में जाके कि हम नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है नेपाल की उसके संबंधों पर असर डालती है और उसका रिएक्शन उनको दूसरे रूप में उनकी तरफ से देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखने को मिलता है और अब देखना होगा कि आगे क्या स्थिति होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।